first we calculate mass percentage. Mass percentage as I know कि it is related with 100. जैसे कि हमको किसी सब्जेक्ट में 100 में से 50 मार्क्स आए तो मार्क्स हमको कितने आए अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100. सिमिलरली हियर mass by mass percentage, mass of the one first component means mass of the solute in gram upon total mass of solution into 100. This will give about the mass by mass percentage. Mass of solute in gram upon mass of solution means mass of solute plus solvent. The mass of solution include both. The mass of solute plus mass of solvent means mass of solution into 100. The second is mass by volume percentage. Here the mass of solute in gram upon volume of solution into 100. This will give mass upon वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका मास जो है वो कितना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स बोथ आर लिक्विड. solute and solvent both are liquid, so because of that our solution is also liquid. तो volume of solute upon volume of solution into 100. So this will give about the knowledge of volume by volume percentage. और ये जो परसेंटेज है ये जनरली इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. हमारा जब हम 12th में जब पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा जो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें हैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की, वो हमारी मोलैरिटी है, मोलैलिटी है और मोल फ्रैक्शन है या थोड़ा बहुत पीपीएम में है. तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये मास परसेंटेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशंस है या इंडस्ट्रियल वर्क जो होता है उसके लिए. अब हम सेकंड बात करते हैं पीपीएम की. पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन. इसका जो कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है जनरली तब किया जाता है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और हमारा सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में होता है. जैसे कि सी के अंदर समुद्र में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कितनी है. तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो जनरली हमारे जो सी वाटर में होती है वो 1 लीटर या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ग्राम ऑफ वाटर में लगभग 6 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. 6 × 10⁻³ मीन्स 0.006 ग्राम ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो जब हम पर मिलियन की बात करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट की बात करते हैं और हमारा सॉल्यूट बहुत कम होता है, तब हम इस पीपीएम वर्ड से हम कंसंट्रेशन डिफ़ाइन करते हैं. और इसके अलावा जो हमारा पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हम सिटी पोल्यूटेंट्स निकालते हैं कि कितना पोल्यूशन है, तो कितना हमारा उसमें पार्टिकुलेट है, कितना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है या कितने नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो वो कंसंट्रेशन भी पीपीएम में निकाली जाती है कि अगर इतना लार्ज एरिया है एयर का, इतना मिलियन पार्ट्स है, तो उसमें ये कितने पार्ट में प्रेजेंट है. तो ये दो चीज़ें जो हैं वहाँ पर हम पीपीएम यूज़ करते हैं. पीपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इंटू 10⁻⁶. 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हमने इसलिए करा क्योंकि हम मिलियन की बात कर रहे हैं. यहाँ इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, 100 पार्ट्स में नहीं देख रहे हैं, हम मिलियन पार्ट्स में देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया हुआ है. इसको और बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. जैसे स्कूल में क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर है तो इट मीन्स ये 10 पार्ट पे एक टीचर है. अगर यही बच्चे 100 हो जाए तो ये 100 पार्ट्स पे एक टीचर हो जाएगा. अब अगर मान लीजिए पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट है और 1000 स्टूडेंट पे एक टीचर है, मीन्स अगर टीचर आपका सॉल्यूट है
और जो बच्चे हैं वो आपका सोल्यूशन है, तो देखिए परसेंटेज घट रहा है ना, उसका कंट्रीब्यूशन टीचर का कम हो रहा है, एक टीचर 1000 स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पर मिलियन की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर मिलियन स्टूडेंट पे एक टीचर है तो दैट इज़ PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है। अगर बहुत कम है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मोलर, या फिर हम यूनिट की जगह सिर्फ कैपिटल M भी यूज़ कर सकते हैं। और मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई। अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखिए मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स, एज वी नो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन molar mass. Given mass is denoted by small w and molar mass is denoted by small m. तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर ये लीटर जो है आपका ml में हो तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम upon molar mass of the solute and into volume of solution in ml and multiplied by ऊपर 1000. So this will give the molarity of a solution. This is only the formula. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, सारे फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन पे हम बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ हम यहाँ फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी मोलैरिटी हो गई। नेक्स्ट है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड द यूनिट इज मोलल, or in place of molal we can write small m also. तो molality is equal to number of moles of solute that is present in 1 kg of solvent. अभी तक हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म की बात करी सब में हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब ये पहला हमारा कंसंट्रेशन कैलकुलेशन का टर्म है जिसमें हमने सॉल्वेंट की बात करी है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर हम मास लेंगे और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देन मोलैलिटी बिकम्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब अगर ग्राम में दिया होगा देन इट इज इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय ऊपर इनटू 1000। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा टिपिकल है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसलिए पढ़ लेना चाहिए हमको, हालांकि ये CBSE की बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। हम जब सारे टर्म्स यहाँ पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के, तो हम नॉर्मेलिटी को क्यों छोड़ दें, हम नॉर्मेलिटी भी डिस्कस कर लेते। नॉर्मेलिटी इज़ ऑल्सो अ टर्म टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of a solution, and normality can be defined as number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को अगर हम कंपेयर करें तो नॉर्मेलिटी में जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स है। वॉल्यूम दोनों जगह सॉल्यूशन का लीटर के अंदर है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी चीज़ आ गई, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, हमने हर जगह लिखा है। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है
इसको कैलकुलेट करने के हमको देखना पड़ेगा कि जो सॉल्यूट है हमारा वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तीन ही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा तो केमिकल्स होते नहीं, या तो एसिड होता है या बेस होता है, और अगर न्यूट्रल है तो सॉल्ट होगा। तो अगर हमारा सॉल्यूट एसिड है, उस केस में जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इट्स यूनिट इज नॉर्मल। तो कैपिटल N इज इक्वल टू number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter, and number of gram equivalent is equal to given mass of solute upon equivalent mass of solute. In place of molar mass, it is equivalent mass of solute, and equivalent mass of solute is equal to, जैसा अभी बताया, molar mass upon number of H positive ion. Then formula become normality is equal to given mass of the solute upon equivalent mass of solute into volume of solution in liter. Again ml में है तो in ml और multiplied by ऊपर 1000। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। जैसे एसिड का भी बताया, बेस और सॉल्ट। एक बार वापस से एसिड डिटेल में बताती हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। सपोज हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमने यहाँ कैलकुलेट किया, 2 into 1 plus 32 plus 16 into 4 that is equal to 98। ये हमको यहाँ दिख रहा है। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट हेयर? 2। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49, मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49। तो जब भी हम इक्विवेलेंट मास यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो वो हो जाएगा 49, और मोलर मास यूज़ करेंगे मोलैरिटी में तो 98। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो ये तो एसिड का हुआ। अब बेस का कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जैसे मान लीजिए हम NaOH का कैलकुलेट करते हैं। Na का एटॉमिक मास आपका 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 दैट इज इक्वल टू 40। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलर मास 40 अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन 1। तो 40 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 40, मीन्स NaOH के केस में या ऐसे बेसिस जिनके पास एक ही OH है उनका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा। ऐसे ही एसिड के भी केस में अगर एक ही H पॉजिटिव आयन है तो मोलर मास और इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाएगा। उस केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ना तो एसिड है सॉल्यूट हमारा, ना बेस है, तब हम क्या करेंगे? तब हम सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू molar mass or the formula mass of salt divided by number of valency of cation और anion। चाहे तो कैटाइन की वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, चाहे तो एनाइन की वैलेंसी से। सॉल्ट है तो न्यूट्रल होगा, कैटाइन की वैलेंसी एनाइन की वैलेंसी के बराबर होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जो हमारा मास आता है, अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो कैल्शियम इज़ 40, क्लोरीन इज़ 35.5 इंटू 2 मीन्स 71 प्लस 40 111 40 plus 71 means 111 and the valency of calcium is 2, valency of chloride ion is 1, बट यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन हैं? 2।
तो नेगेटिव वैलेंसी कितनी हो गई 2, पॉजिटिव वैलेंसी कितनी हो गई 2, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। 111 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55.5। ठीक है, तो आप ऐसे हम एसिड, बेस और सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं और उसको हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुटअप कर दें। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और ml, ये तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो दिस इज अबाउट नॉर्मेलिटी। नाउ द लास्ट टॉपिक टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सिर्फ हम मोल हमको पता है क्या होता है, हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन, अगर हमारे पास कोई एक पूरी होल चीज़ है, समझ लीजिए एक बॉल है या सपोज़ एक कोई भी होल चीज़ है, गोल आपके पास एक स्फीयर है, उसको बीच से कट कर दिया जाए, तो अब क्या हो गया कि एक पूरी चीज़ 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, मीन्स 1/2 1/2। फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2 1/2। और जब हम उस चीज़ के सारे फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन हमने करे हैं, यहाँ तो हमने 2 ही फ्रैक्शन करे हैं, तो दोनों फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। तो फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि हमने एक होल चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, अब आपने उसको कितने टुकड़ों में बांटा है तो वो उतना डिवाइडेड बाय उतना हो जाता है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके 2 ही पार्ट हैं, एक है हमारा सॉल्यूट और दूसरा है हमारा सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो या डिनोट करने के लिए जो हमारा टर्म होता है वो x से कुछ मिलता जुलता है, इसको हम काई प्रोनाउंस करते हैं, CHI काई। ये एक ग्रीक लेटर है पर जनरली लोग इसको x ही प्रोनाउंस कर देते हैं कि XA एंड XB 2 कंपोनेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो XA और XB, एक हमारा सॉल्यूट के लिए है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट के लिए है। तो हम अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये दोनों ही मिलके टोटल सॉल्यूशन के मोल्स मिल रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई सॉल्यूट इज इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास W से, मोलर मास M से। तो जो हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस molar given mass of solvent upon molar mass of solvent, that will give the mole fraction of solute। और अगर solvent का निकालेंगे तो अब solvent का मोल ऊपर चला जाएगा, नीचे तो टोटल वही रहेगा क्योंकि पूरा टोटल solution का मोल है वो। तो mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent upon total number of moles of solution। तो number of moles of solvent means given mass of solvent upon molar mass of solvent upon total number of moles solute plus solvent। So this is all about the quantitative term for calculation of concentration in a binary solution. Thank you.